वेलकम टू फिजिक्स क्लैरिफाइड। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ईशा और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कंसेप्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स के साथ, समझते हैं कि ये फोर्स होती क्या है। Force is basically a push or pull acting on an object. Force basically पुश या पुल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। अब ये पुश और पुल आता कहाँ से है? बेसिकली जब कोई भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, तब ये पुश या पुल एक्ट होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, इट ऑलवेज अराइजेज इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। जब भी दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तो उनके इंटरैक्शन की वजह से दोनों के बीच में या एक पुश क्रिएट होता है या फिर एक पुल क्रिएट होता है। फोर्स के बारे में एक और चीज समझ लेते हैं। फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल एजेंट है दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करके वो स्टेट ऑफ मोशन में लेके आ सकता है किसी बॉडी को, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो उस यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को वो चेंज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशंस हुए फोर्स के, कि फोर्स क्या कर सकता है, राइट। अब आ जाते हैं, ये देखते हैं कि जो फोर्स है ये किस टाइप की क्वांटिटी है। हमने टू टाइप्स की क्वांटिटीज पढ़ी हुई हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आउट ऑफ द टू, फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी में क्लासिफाई करते हैं। क्यों हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्लासिफाई करते हैं? क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू से, और डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं। तो फोर्स बेसिकली डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जो कि हमने दी है इन द ऑनर ऑफ सर आइजैक न्यूटन। हम ये देखना चाहते हैं कि जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर किस तरीके की चेंजेस कराता है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली फोर्स के 3 इफेक्ट्स होते हैं: चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स can bring a stationary object in motion. We all know कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में रखी हुई है और अगर हमने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है, तो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन के अंदर ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड और एनीवन इज किकिंग अ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड पे, आपने उसको किक किया है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और व्हेन यू आर पैडलिंग अ बाइसिकल, जब आप बाइसिकल को पैडल कर रहे हैं तब भी आप क्या कर रहे होते हैं, अगर आपने साइकिल एज एन पैडल करना स्टार्ट किया है, इनिशियली द साइकिल वाज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और आपने जब साइकिल को पैडल करना स्टार्ट किया है तो अब साइकिल क्या हो गई है, अब वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ गई है। तो इसीलिए ये जो है, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स व्हेन फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोशन, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जिसमें स्टेट ऑफ मोशन जो है वो रेस्ट से और मोशन की तरफ जाता है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है लेकिन फोर्स अप्लाई हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग गई है। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन तब भी चेंज ही हम कहेंगे अगर ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आती है, तो भी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, राइट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट चाहे पहले रेस्ट में हो, रेस्ट से मोशन में आती है, तो भी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अगर मोशन से रेस्ट में आती है तो भी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो अगर मोशन से रेस्ट में आती है तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट
स्टॉप होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो स्टॉप हो रही है, तो ऐसे एग्जांपल्स हम इस केस में लेते हैं. फॉर एग्जांपल, स्टॉपिंग अ व्हीकल बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स. जब भी हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, किसी व्हीकल को स्टॉप कर रहे हैं, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट पहले इनिशियली वो ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, लेकिन हमारे ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक गई है, तो यानी कि मोशन से रेस्ट में आई है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है. राइट. सिमिलरली, कोई फुटबॉल अगर आपको पास करता है और आप उसको अपने लेग्स से आप उसको रोक रहे हैं, सो यू आर स्टॉपिंग अ फुटबॉल. सो इन दैट केस ऑल्सो द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द फुटबॉल हियर, इज coming into state of rest from the state of motion. So this is also an example of such situation. अब दोनों ही केसेस में हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट की बेसिकली वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है. यहाँ पे हम देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी उसके बाद स्टॉप हुई है, और इससे पहले वाले केस में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट पहले स्टेशनरी थी और उसके बाद मोशन में आई. ठीक है. लेकिन दोनों ही केसेस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है. राइट. और जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हुआ है. यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, मूव करते हुए रुके, या पहले ऑब्जेक्ट स्टेशनरी थी यानी कि रेस्ट पे थी, उसके बाद वो मोशन में आती है तब, या फिर इनफैक्ट तब भी जब वो क्या होती है, जब उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज आए, यानी कि या तो वो स्लो डाउन हो या वो स्पीड अप हो, सारे ही केसेस में हम कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली, अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन तब होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक्सेलरेट होती है. व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स देयर इज अ चेंज ऑफ मोशन. जब भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगी, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, चाहे वो स्लो डाउन हो, चाहे वो स्पीड अप हो, चाहे वो स्टॉपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, या फिर वो मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट हो. तो ये था चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन के बारे में. अब हम देख लेते हैं कैसे फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज कर सकती है. यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो आपको इसको समझने में हेल्प करेंगे. जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. जब भी हम रबर बैंड को या किसी भी स्ट्रेचेबल आइटम को हम स्ट्रेच करते हैं, किसी भी कंप्रेसिबल आइटम को कंप्रेस करते हैं, उन केसेस में हम देखते हैं कि फोर्स को अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है. जैसे कि स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, इन्फ्लेटिंग अ बलून, हैमरिंग अ पीस ऑफ मेटल और स्टोन, एक्सेट्रा. तो ये सभी एग्जाम्पल्स कैसे हैं? ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसके अंदर फोर्स के अप्लाई होने से ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज कर देता है. तो ये हुआ लास्ट इफेक्ट है ऑब्जेक्ट, कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, बैट्समैन को बॉल करता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमारी बॉल आ रही होती है, लेकिन जैसे ही बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. तो दैट मीन्स जो फोर्स बैट्समैन ने बॉल के ऊपर लगाई है, उस फोर्स की वजह से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई है. सो दिस इज हाउ बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द बैट्समैन इज एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल. राइट. दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बाय मूविंग द हैंडल स्टीयरिंग ऑफ अ रनिंग व्हीकल. जब भी हम किसी व्हीकल की हैंडल को या उसकी स्टीयरिंग को हम मूव करते हैं तो बेसिकली हमारा पर्पस होता है टू चेंज द डायरेक्शन. हम अपनी मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं हैंडल पर, जिससे कि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है. तो इसी तरीके से द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किस टाइप का चेंज लेकर आएगा. लेकिन ये बात जरूर है कि फोर्स जो है ये इन तीन तरह की चेंजेस को लाने में केपेबल होता है. अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, a force can change the shape of the object, and a force can change the direction of the object. So this is about the effect of force, right? ये तीन जो है ये हमारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स थे जिनको हमने अभी अभी पढ़ा है. अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो हमने वो कंडीशंस पढ़ी हैं जब फॉर एग्जाम्पल एक ही टाइप की फोर्स जो है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, राइट. लेकिन अगर
हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें समझने की जरूरत है कंसेप्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है बेसिकली नेट फोर्स, और नेट ये टर्म जो है रिजल्टेंट फोर्स, दिस टर्म कम्स इनटू प्ले व्हेन मोर देन वन फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। जब किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, तो तब हमें ये देखना होता है कि नेट फोर्स क्या है। नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन, उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो पहले समझ लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स होती क्या है। When more than one force acts on the object, then the resultant force acting on an object can be explained as that single force that produces the same effect as that produced by a number of forces. रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली वो सिंगल फोर्स होती है जो कि उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि नंबर ऑफ फोर्सेस के अप्लाई होने से होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक ही डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स को अप्लाई किया है, और इसको एक और फोर्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुश किया है उसको 3 न्यूटन से। तो एक ही डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लग रही है और इसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स भी लग रही है। तो यानी कि इन टोटल एक ही डायरेक्शन से 2 + 3 यानी कि 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो जो बॉक्स है आपका, ये बॉक्स मूव करने वाला है इस डायरेक्शन में विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, राइट। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट, यानी कि अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करके सिर्फ एक ही फोर्स लगाती 5 न्यूटन, तो भी ऑब्जेक्ट यानी कि जो बॉक्स है हमारा, तो भी हमारा ये बॉक्स जो है वो उतने ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करता, राइट। यानी कि ये जो 5 न्यूटन है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स हियर। रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है, वो सिंगल फोर्स जो कि उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना बहुत सारी फोर्सेस एक साथ मिलकर किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स को निकालने का तरीका क्या है? इसकी बेसिकली 2 कंडीशंस होती हैं। या तो जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो। अगर फोर्सेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। यानी कि इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो थी वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही थी, दैट इज वाई हमने दोनों को एड अप कर दिया है, राइट। अब लेकिन अगर 2 फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम उनको ऐड नहीं करना होता है, बल्कि हम उनका डिफरेंस देखते हैं, यानी कि हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि द कंक्लूजन इज दिस, जो कंक्लूडिंग पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो सिंगल फोर्स होती है जो कि उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि बहुत सारी फोर्सेस एक साथ जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो लगाते हैं, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स 2 कंडीशंस के लिए हमने अलग अलग देखा है। अगर फोर्सेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं सारी, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम सारी फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं। और अगर जो हमारी फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रही हैं, तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं, राइट। तो ये हमारा कंसेप्ट है रिजल्टेंट फोर्स का। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे हमने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और दूसरा फोर्स है 8 न्यूटन। बिकॉज द 2 फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं, इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 13 न्यूटन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है बॉक्स के ऊपर 2 नहीं बल्कि 3 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, राइट। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 2 एक डायरेक्शन से और एक दूसरे डायरेक्शन से, राइट। तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे? तो जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आए तो उसमें सबसे पहले आप फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन यानी कि पार्ट बाय पार्ट आप क्वेश्चन को आगे लेके प्रोसीड करें। जैसे कि
पहले हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं जो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। यानी कि पहले ये 5 न्यूटन और 7 न्यूटन ये जो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं, तो इनका रिजल्टेंट होगा 5 + 7, दैट मीन्स 12 न्यूटन। तो यानी कि 12 न्यूटन अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में और 8 न्यूटन फोर्स आ रही है इस डायरेक्शन से। दोनों ऑपोजिट हैं। अब क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 12 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन, दैट मीन्स 4 न्यूटन। इसी को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जो एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रही है आप उनको ऐड कर लें, उसके बाद माइनस कर दें जो दूसरी डायरेक्शन से एक्ट हो रही है। तो यानी कि 7 + 5 न्यूटन, इनके सम में से हमने माइनस किया है 8 न्यूटन और सिंपली हमारा आंसर आ गया है 4 न्यूटन। अब बात करते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रही होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही होती हैं, तो क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगी? नहीं। बेसिकली ये जरूरी है कि जब भी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करें तो ऑब्जेक्ट मूव करे। और इसी आइडिया के साथ हमने फोर्सेस को क्लासिफाई किया है बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस होती हैं जिस केस में हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 आ जाए। यानी कि जब रिजल्टेंट फोर्स, जब नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, अगर वो 0 है, तो इसका मतलब जितनी भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही थी वो सारी की सारी बैलेंस्ड थी। यानी कि कहते हैं कि when two or more forces act on an object, then they are said to be balanced if the resultant force acting on the object is 0। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, अगर उसका रिजल्टेंट 0 है, तो यानी कि फोर्सेस आपकी बैलेंस्ड हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे जो बॉक्स है उसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। 5 न्यूटन, 6 न्यूटन एक ही डायरेक्शन से एक्ट कर रही हैं और 11 न्यूटन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रही है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो दो फोर्सेस एक डायरेक्शन से एक्ट कर रही हैं, हमने उन दोनों को ऐड किया है और उसमें से माइनस कर दिया है जो दूसरी डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है। यानी कि 5 न्यूटन + 6 न्यूटन, इसको ऐड करेंगे और इस सम में से हम माइनस करेंगे 11 न्यूटन को। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि 5 + 6, क्योंकि 11 ही होता है, तो 11 न्यूटन माइनस 11 न्यूटन, दैट मीन्स 0 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो आई है वो कितनी आई है? 0 आ रही है। अब रिजल्टेंट फोर्स 0 आने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो 0 है। यानी कि कोई फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, रिजल्टेंट, राइट। यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो बहुत सारी एक्ट कर रही हैं, 3 फोर्सेस इस केस में एक्ट कर रही हैं, लेकिन तीनों जो हैं वो एक दूसरे के, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक्ट करती हैं तो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। और जब इनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट में कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस केस में सारे के सारे फोर्सेस कैसी हो गई हैं? ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे एक्ट कर रही हैं, दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस। अब जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं बेसिकली वो कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आती हैं। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखी हुई है और हमने उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस अप्लाई की हैं, हमने उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई की जो कि बैलेंस थी, तो अगर वो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ही रखेंगी, वो रेस्ट से मोशन पर नहीं लेके आएंगी, राइट। दूसरी चीज ये है, अगर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, राइट, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर उस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने बैलेंस फोर्सेस अप्लाई किए हैं, तो क्योंकि वो बैलेंस फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, इसीलिए वो बैलेंस्ड हैं, राइट। तो वो क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, इसीलिए द ऑब्जेक्ट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। ऑब्जेक्ट अभी भी बैलेंस फोर्सेस जब एक्ट कर रही हैं उसके ऊपर, उसके बावजूद ऑब्जेक्ट जो है तब भी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी, एंड दैट टू अलोंग द सेम डायरेक्शन। यानी कि द कंक्लूडिंग पॉइंट हियर इज, जब बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर थी तो वो
ही रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही थी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगी, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूंगी, जब बैलेंस फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होती हैं तो वो ऑब्जेक्ट की शेप को जरूर चेंज कर सकती हैं। वो स्टेट ऑफ मोशन को तो नहीं चेंज कर सकती, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की शेप को जरूर चेंज कर सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने पीछे पढ़ा था चेंज इन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के अंदर हमने चेंज इन शेप के एग्जांपल्स पढ़े थे। यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी जिसके अंदर ये हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, हम इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों हाथों से अपने। तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, ये फोर्सेस हमारी बैलेंस्ड हैं। और तो यहाँ पे जो रबर बैंड को स्ट्रेच किया है, ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज नहीं होता है, दिस इज अ टेम्परेरी चेंज। ये चेंज सिर्फ तब तक बना रहता है जब तक बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जैसे ही जैसे ही हम ये फोर्स लगाना स्टॉप करेंगे, उसी मोमेंट जो है ये और ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल शेप में बेसिकली आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो बैलेंस फोर्सेस हैं वो स्टेट ऑफ मोशन को नहीं चेंज कर सकती हैं, लेकिन बैलेंस फोर्सेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है। लेकिन ये जो शेप का चेंज होता है ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। ये सिर्फ तब तक रहता है जब तक बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जैसे ही हम बैलेंस फोर्सेस को लगाना बंद कर देते हैं, ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ऐसा ही एग्जाम्पल होता है कंप्रेसिंग अ बलून। जब आप एक इन्फ्लेटेड बलून, एक फूला हुआ बलून, उसको आप दोनों हाथों से कंप्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि बलून की शेप चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस लगाई हुई हैं। लेकिन जैसे ही आप दोनों हाथों को अपने छोड़ देते हैं, कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं बलून के ऊपर, तो बलून अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। यानी कि ये एक और एग्जाम्पल है जब बैलेंस फोर्सेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करती है। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। जब अनबैलेंस, जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स आपस में बैलेंस नहीं है, और क्योंकि वो बैलेंस नहीं है तो यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं आने वाला है, इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो हाउ डू वी डिफाइन द अनबैलेंस्ड फोर्सेस? Two or more forces acting on an object are said to be unbalanced if the resultant force acting on the object is not equal to zero। अगर जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाला वो हमारा जीरो नहीं आता है, तो उस केस में हमारी फोर्सेस जो होती हैं वो अनबैलेंस्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स है इस पर वैसे तो 3 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। एक 5 न्यूटन, 8 न्यूटन एक ही डायरेक्शन से एक्ट हो रही हैं, और ये 10 न्यूटन की फोर्स दूसरे डायरेक्शन से एक्ट हो रही है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालने वाले हैं? रिजल्टेंट निकालने के लिए जो एक ही डायरेक्शन से फोर्सेस एक्ट हो रही है उनको ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे दूसरे डायरेक्शन वाले फोर्स को। तो यानी कि 5 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। तो यहाँ पे जो है ये आ गया हमारा 13 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, और 13 माइनस 10 होता है 3। दैट मीन्स द रिजल्टेंट इज 3 न्यूटन। 3 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये कैसा है? ये 3 न्यूटन आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसीलिए हम कहेंगे कि जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ये हमेशा याद रखना है हमें कि जब भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होती हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसके ऊपर हमने कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दी है तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगी, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है। अगर ऑलरेडी मोशन में थी तो वो रुक सकती है। दैट मीन्स मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन जरूर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई ना कोई डेफिनेट चेंज जरूर आएगा। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस के एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपको कंसेप्ट को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, विच इफेक्ट ऑफ फोर्स इज शोन इन दिस पिक्चर। आप पिक्चर देख रहे हैं, यू कैन सिंपली रिलेट टू इट। इन द पिक्चर प्रिपरेशन ऑफ डो हैज बीन शोन। यहाँ पे डो का प्रिपरेशन यानी कि आटे का प्रिपरेशन आप देख रहे हैं। तो ये जो डो प्रिपरेशन का पिक्चर है, किस टाइप का इफेक्ट ऑफ फोर्स आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़े हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन,
चेंज इन शेप एंड चेंज इन डायरेक्शन। तो आउट ऑफ द थ्री आप इसको किस में क्लासिफाई करेंगे? यस, दिस इज द चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इफेक्ट इज शोन इन दिस पिक्चर। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे एक बैट्समैन है और वो एक बॉल को हिट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंज होने वाला है वो कौन सा चेंज होने वाला है? मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपको, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन शेप। तो डायरेक्शन और शेप में से यहाँ पे अगर आपको चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे? यस, द आंसर इज चेंज इन डायरेक्शन। अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन में आपको चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन भी दिया होता तो उस केस में यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते थे, क्योंकि जब हम बॉल को हिट करते हैं तो यहाँ पे इस केस में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे बॉल की ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन उसकी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होगी, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी जब चेंज होती है तो यानी कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। तो उस केस में हमारे दो आंसर्स करेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक करेक्ट है, चेंज इन डायरेक्शन। अदरवाइज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गिवन है और उसके ऊपर चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और हमें बताना है कि ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या ये बैलेंस्ड है या ये अनबैलेंस्ड है। कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं देखते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से 6 न्यूटन और 3 न्यूटन एक्ट हो रहा है और दूसरे साइड से ऑपोजिट साइड से 2 न्यूटन और 7 न्यूटन। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया हम पहले एक साइड की फोर्सेस को लिख लेते हैं, तो 6 और 3 यानी कि 6 + 3 को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 6 + 3 यानी कि 9 न्यूटन जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। इधर का देख लेते हैं रिजल्टेंट कितना बनता है। इस साइड का जो नेट फोर्स है वो है 2 न्यूटन + 7 न्यूटन यानी कि ये भी आ गया है कितना, 2 + 7 9 न्यूटन। अब ये तो हम सिंपली देख पा रहे हैं कि 9 न्यूटन दोनों ही साइड से एक्ट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो वेरी ऑब्वियस 9 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया है इस केस में 0। एंड सिंस द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, so all the forces which are acting on the object, they are balanced forces. Next question, in which direction will the given object move when multiple forces are acting on it from the opposite directions? यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट दी है और साथ में डायरेक्शंस भी दी हुई हैं लेफ्ट और राइट। हमें ये बताना है कि जब ये मल्टीपल फोर्सेस यानी कि बहुत सारे फोर्सेस जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट या राइट, और रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है वो कितना है। दो क्वेश्चंस हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों साइड का रिजल्टेंट देख लेते हैं। इस साइड का रिजल्टेंट कितना है, यहाँ पे 12 न्यूटन + 5 न्यूटन यानी कि 12 + 5 इज हाउ मच, इट इज 17। तो ये 17 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में आप अप्लाई हो रहा है। और इधर देखते हैं 10 + 6, तो 10 + 6 का मतलब है 16 न्यूटन। तो यानी कि हम सिंपली देख पा रहे हैं कि 17 न्यूटन फोर्स तो लेफ्ट से राइट की तरफ अप्लाई हो रहा है और 16 न्यूटन फोर्स जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो दोनों ही साइड्स में 16 न्यूटन फोर्स तो है ही, लेकिन लेफ्ट साइड में 1 न्यूटन फोर्स और एक्स्ट्रा है राइट साइड से। और ये जो आपका बॉक्स है ये उस 1 न्यूटन की फोर्स से ही जो है वो राइट की तरफ मूव करने वाला है, राइट? मैं रिपीट करती हूँ, जो 16 न्यूटन की, ये जो 17 न्यूटन है, ये 17 न्यूटन फोर्स इस 16 न्यूटन को पूरी तरह कैंसिल आउट कर देगी और जो बचा 1 न्यूटन है उस 1 न्यूटन की फोर्स से बॉक्स जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। तो पहले पार्ट का आंसर हमको मिल गया है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करने वाली है, इन द राइट डायरेक्शन, राइट? अब
बात करते हैं रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट हम कैसे निकालने वाले हैं? रिजल्टेंट निकालने के लिए वही वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमने 12+5 किया था, तो 12+5 करके हमारा एक साइड का रिजल्टेंट आया था 17, और इसको माइनस कर देंगे दूसरे साइड के रिजल्टेंट से, जो कि है 16 न्यूटन। तो 17 न्यूटन प्लस 17 न्यूटन माइनस 16 न्यूटन, एंड दिस विल गिव अस 1 न्यूटन, राइट? तो ये हो गया है हमारा रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। Last question, what type of forces are acting on the object which is in state of rest? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो उसके ऊपर किस टाइप की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं? ये एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी मैंने आपको बताया है, ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है तो किस टाइप की फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं? Yes, it is balanced force. The answer is balanced forces. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है तो उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। किस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये कंडीशन होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो उसका जो वेट है, उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, ये हम सभी जानते हैं, राइट? और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे जब रखी हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कॉन्टैक्ट होने वाला है, सरफेस के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे नीचे हमारा सरफेस है, दोनों के बीच कॉन्टैक्ट होगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्योंकि है तो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करेगी, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो कि इक्वल और ऑपोजिट होती है, यानी कि जितना भी वेट मैं इस सरफेस पर रख दूं उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर, राइट? क्योंकि ये परपेंडिकुलरली जो सरफेस के ऊपर जैसे रखा हुआ है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि 90 डिग्री में, इस तरीके से, राइट? इस तरीके से फोर्स एक्ट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसीलिए इसे हम फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की क्या हो जाती है, वो दो फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, रिएक्शन फोर्स, इसीलिए ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पर होती है। ये समझा है आज रिजल्टेंट फोर्स के कंसेप्ट को, और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स कंसेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। आपको पसंद आया है तो